नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग बीपीएससी एईडीओ के लिए जियोग्राफी सीरीज पढ़ रहे थे। ये जो जियोग्राफी का सीरीज है ये आज का पार्ट 4 होगा। पार्ट 4 है तो ये बीपीएससी 72वीं के लिए भी काम करेगा और जो एईडीओ का परीक्षा होने वाला है उसके लिए भी काम करेगा। तो बिहार में जितने भी परीक्षा हो रहा है उसमें जो भी जियोग्राफी के सवाल पूछे जा रहे हैं, भूगोल के सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे टीआरई का हो, चाहे और बीपीएससी 72वीं हो, चाहे एईडीओ हो, उस सब के लिए यहीं से प्रश्न बन रहे हैं। जो मैं सीरीज चला रहा हूँ लगभग इसी से सारे क्वेश्चन जो जियोग्राफी के पूछे जा रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब तक जो हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो को देख लीजिए, मैं इस वीडियो के नीचे लिंक लगा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपवाह तंत्र, क्योंकि यहाँ से सवाल बनना ही बनना है, तय है, ये तो मान के चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपवाह तंत्र से तात्पर्य नदियों के उस तंत्र या जाल से है जिससे धरातलीय जल प्रवाहित होता है। धरातलीय जल प्रवाहित होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी। ध्यान रखिएगा, अपवाह द्रोणी। जिस नदी से होकर के जल प्रवाहित होता है उसको अपवाह द्रोणी कहते हैं। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक स्थलाकृतियों द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यही ध्यान देना है आप लोगों को। कौन कौन दो मुख्य वर्ग है? तो पहला है हिमालयी नदियां, हिमालय की नदियां, और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। इन्हीं नदियों के बारे में आप लोगों को खास ध्यान रखना है, क्योंकि जो बीपीएससी सवाल पूछता है इन नदियों के उद्गम से पूछ देगा, कहीं कभी कभी सहायक नदियों के बारे में पूछ देगा, तो कभी पूछ देगा किसकी सहायक नदी नहीं है। तो ऐसा ही सवाल इन नदियों से बनता है, उसको हम लोग आज पूरा कंप्लीट देखेंगे। देखिए, भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। इसमें अंतर भी समझ लेते हैं। क्या हिमालयी नदियां होती है, प्रायद्वीपीय नदियां में क्या क्या विशेषता होता है, नहीं होता है। हिमालय की अधिकांश नदियां 12मासी होती हैं। देखिए, पहला है कि हिमालय की जो अधिकांश नदियां हैं क्या है, वो 12मासी है। इसमें वर्ष भर जल उपलब्ध रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो ग्लेशियर है वो पिघलते रहते हैं, तो पिघलने से जल नदियों में आते रहता है। क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा जल प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, ये हिमालयी नदियों के बारे में हो गया बात। अब थोड़ा देखते हैं आगे है कि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी है, मौसम पर निर्भर करती है। इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इस पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया। पर्वत को काट करके गार्ज का निर्माण किया है इन नदियों ने। हिमालयी नदियां गहरे महाखंड से होकर गुजरती हैं। गहरे महाखंड से होकर के गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित हुए हैं। अपर्दन की क्रिया से जो निर्मित हुई है। तो ये नदियां अपने पर्वतीय भाग के साथ वी आकार की घाटियां, शिप्रिकाएं व जलप्रपात का निर्माण करते हुए मैदानी भाग में प्रवेश करने के उपरांत अनेक स्थलाकृतियां जैसे कि समतल घाटी, गोखुर झील, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएं तथा डेल्टा बनाती है। ये जो नदियां हैं अपने पर्वतीय मार्ग से, यानी कि हिमालयी नदियां के बारे में यहाँ बात हो रहा है, हिमालय की नदी। तो ये हिमालय नदियों के बारे में बात हुआ। ये था आपका ऊपर था आपका प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां का हिमालयी क्षेत्र में अपवाह क्षेत्र टेढ़ा मेढ़ा है। क्यों टेढ़ा मेढ़ा है? क्योंकि इनका एक निश्चित मार्ग नहीं है। ये पर्वतों को काट कर निकलती है, इस वजह से इनका मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है। तथा मैदानी भागों में सर्पाकार बहती है। सर्पाकार कहने का मतलब ये ऐसे ऐसे बहती है, वह अपना रास्ता बदलती रहती है। हिमालय से निकलने वाली कोसी नदी, देखिए बिहार का फेवरेट से फेवरेट क्वेश्चन है ये। चाहे कितने बार पूछ ले बीपीएससी, थकता नहीं है। तो बिहार की हिमालय से निकलने वाली कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। चूंकि यह नदी पर्वतों के ऊपरी भागों में भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा करती है, जिससे इस नदी मार्ग का अवरुद्ध हो जाता है, जिस कारण यह अपना मार्ग बदल लेती है। ये जो नदियां अवसाद लाती हैं, इन नदियों के अवसाद के कारण मैदानी भागों में जमा हो जाने से नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि नदियां रास्ता बदल देती है। प्रायद्वीपीय पठार पर पश्चिम की
ओर बहने वाली नदियां ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है पश्चिम और प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदियों के बारे में कि प्रायद्वीपीय पठार पर पश्चिम की ओर, यहाँ ध्यान देना है पश्चिम, जैसे यहाँ हो गया आपका भारत, तो ये हो गया आपका प्रायद्वीपीय पठार इधर, तो ये प्रायद्वीपीय पठार की इधर पश्चिम हो गया, ये आपका पूरब हो गया। तो प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। जो इधर नदी बहेगी जिसका बहाव इस अरब सागर में आएगा, वो नदी क्या करेंगे, ज्वार नद मुख का निर्माण करेंगी। आगे देखते हैं, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। इन नदियों में कौन कौन है, तो एक है नर्मदा, तापी, इसके अलावा क्या है, शरावती, मांडवी, जुआरी, भरतपुजा, पेरियार, पंबा आदि नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो ध्यान रखना है कि जो नदी पश्चिम की ओर जाएंगी वो ज्वार नद मुख का निर्माण करेंगे। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य नदियां कौन कौन है, तो ये है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये पूरब की ओर बहती है। क्यों पूरब की ओर बहती है, मतलब कि ये पश्चिम हो गया अरब सागर, ये पूरब हो गया बंगाल की खाड़ी। तो जो नदी इधर बहेगी ये ज्वार नद मुख का निर्माण करेगी, और जो नदी इधर बहेगी ये बंगाल की खाड़ी में वो डेल्टा का निर्माण करेगी। देखिए डेल्टा का निर्माण करेगी, इधर डेल्टा हो गया, इधर आपका ज्वार नद मुख हो गया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इधर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, पूरब की ओर बहने वाली जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी वो डेल्टा का निर्माण करेगी। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। ये जो प्रायद्वीप का प्रवाह तंत्र है, नदियों का सिस्टम है, ये काफी पुराना है हिमालयी क्षेत्र की नदियों से, तो ये भी ध्यान रखना है। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन आदि नदियां यमुना की सहायक नदी है। कौन कौन नदी, तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये चारों नदी यमुना की सहायक नदी है। अब देखते हैं आगे कि सहायक नदियां हैं, सहायक नदी हो गया, और गंगा नदी तंत्र का अंग है। गंगा नदी तंत्र का अंग है। अन्य प्रमुख नदी तंत्र है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियां एक निश्चित मार्ग पर चलती हैं तथा विसर्ग का निर्माण नहीं करती। प्रायद्वीपीय जो नदी है, प्रायद्वीप की जो नदी है वो निश्चित मार्ग का पालन करती है। जैसे कि हिमालयी नदियों में बताया गया कि इसका कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का निश्चित मार्ग होता है। आप लोग इसके बारे में छोटा छोटा नोट्स भी बना सकते हैं प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदियों के बारे में। ये नदियां बरसाती है, अतः इनमें पानी की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में नर्मदा एवं ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। ये दो नदियों के बारे में ध्यान रखना है कि नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदी हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। यही आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आते हैं तटीय नदियां। विशेष रूप से पश्चिमी तट की नदियां अपेक्षाकृत कम लंबी है। पश्चिमी तट की लंबी है, कम लंबी है, यानी कि वो तुरंत जाकर के अरब सागर में मिल जाती है तथा इसका जल ग्रहण क्षेत्र सीमित है। जल ग्रहण क्षेत्र सीमित है मतलब कि बहुत छोटा क्षेत्र, कैचमेंट एरिया है इसका। अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां वर्ष के कुछ हिस्सों में बहती है तथा शेष में ये विलुप्त हो जाती है। जो अंतःस्थलीय नदियां होती है कुछ ही समय में बहेंगी, उसके बाद वो अंतः मतलब कि वो बालू के क्षेत्र में या मिट्टी में वो वहीं विलुप्त हो जाती है। सामान्य रूप से ये नदियां न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में बहती है, जहाँ वर्षा कम होता है, जैसे राजस्थान हो गया। राजस्थान में जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है उसमें जो बहती है नदी लूनी नदी, वो नदी अंतःस्थलीय नदी के रूप में जानी जाती है। जैसे आगे आएगा, राजस्थान में कई नदियां समुद्र तक न जाकर के नमक के झीलों में जाकर रेत में समा जाती है, यही बता रहे थे। उदाहरण स्वरूप लूनी हो गया, माछू हो गया, रूपेनी, ये तीन नदियों का नाम याद रखना है। लूनी, माछू और रूपेनी, ये कौन सी नदी है, तो ये अंतःस्थलीय प्रवाह की नदी है। अंतःस्थलीय मतलब कि ये समुद्र तक या अरब सागर में नहीं जाती है, बल्कि ये उसी बालू वाले रेत में ही रेत में जाकर के समा जाती है। नदियां कुछ दूरी तक बहकर मरुस्थल में खो जाती है, तो इन बारे में ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं इसके वर्गीकरण को कि क्या वर्गीकरण है भारत के अपवाह तंत्र में, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। ये अगर ये सिस्टम आप लोगों को याद रहेगा तो नदियों के बारे में जानकारी पर्याप्त रहेगी। देखिए क्या क्या है, सिंधु नदी तंत्र। पहले देख लेते हैं, पहले हिमालयी नदियां। नदियों को दो भागों में अपवाह तंत्र बांटे थे हमने, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। अब देखते हैं हिमालय की नदियों में कौन कौन था, तो ये सिंधु था, गंगा नदी थी और ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखते हैं इनके कितने कितने नदियां हैं। तो सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन आती है, तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। गंगा नदी तंत्र में रामगंगा, शारदा, गंडक, कोसी, महानंदा, केन,
सोन, दामोदर, यमुना, चंबल, इतनी नदियां जो है गंगा नदी तंत्र में आती है। ब्रह्मपुत्र नदी में कौन आती है? तो दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, बराक, ये जो नदियां हैं आपके हिमालय तंत्र की नदियां हैं, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में। अब आते हैं प्रायद्वीपीय नदियों। प्रायद्वीपीय नदियों को भी दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि एक बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए जो डेल्टा का निर्माण कर रही थी, और एक है अरब सागर में गिरती जो पश्चिमी घाट में बहती है, वो जो नदमुख का निर्माण कर रही थी। तो इनके बारे में देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन है। तो है स्वर्ण रेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनार और पैगई, इतनी सारी नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदियां हैं, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अरब सागर में गिरने वाली कौन है, यानी कि पश्चिम में की ओर बहने वाली नदी कौन है? तो नर्मदा है, तापी है। इन दो नदियों के बारे में हमने बताया था विशेष ध्यान देने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ बताया था हमने भ्रंश घाटी से होकर के बहती है ये दोनों नदियां। साबरमती भी नदी है, माही, लूनी और घगर, ये नदी माही लूनी के बारे में बताया, ये अंतःस्थलीय प्रवाह की नदी है। तो ये हमारे हिमालयी तंत्र और प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियां हो गई। इन नदियों को ध्यान रखिएगा कौन किस कहाँ बहती है, किस तंत्र का हिस्सा है, इससे भी सवाल बन सकते हैं। अब इन नदियों के बारे में देखते हैं कि किस नदी का उद्गम कहाँ है और इसका विशेषता क्या है, और इसकी सहायक नदियों क्या है, क्योंकि सहायक नदियों से सवाल बनते हैं और इसकी विशेषता से भी कभी कभी बन जाते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं यहाँ से। ये है आपके नदी उद्गम का स्रोत, महत्वपूर्ण सहायक नदी और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं। जैसे सिंधु की बात करें, सिंधु नदी, तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी के भूखरचू के निकट से, भूखरचू, यहाँ ध्यान रखना है। इसका क्या है महत्वपूर्ण सहायक नदी? तो श्योक है, गिलगित है, काबुल है, खुर्रम है, तोची है, गोमल है, बिगोबा है, शंगर, ये दाहिने किनारे की नदी है, राइट साइड की। अब लेफ्ट साइड की नदी कौन है? तो जास्कर है। मैदानी भाग में कौन है? तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है, ये मैदानी भाग की नदी है। अब इसका विशेषता क्या है? तो विशेषता यह है कि नंगा पर्वत से उत्तरी पूंजी नामक स्थान पर हिमालय के 5181 मीटर गहरे गर्ज का निर्माण करती है। ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के पिघलने से इससे जल स्तर काफी बढ़ जाता है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है, अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। अब आता है झेलम। झेलम का उद्गम स्थल वेरीनाग झरना है, किशनगंगा सहायक नदी है, बुलर झील से होकर निकलती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से यूपीएससी सवाल पूछ चुका था, यूपीएससी सवाल पूछ दिया था झेलम नदी बुलर झील के बारे में। अनंतनाग तथा बारामूला के बीच नौगम में है। पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब में मिल जाती है झेलम नदी। झेलम नदी किस में मिल जाती है? तो चेनाब में मिल जाती है, बुलर झील से होकर बहती है। अब देखते हैं आगे। चिनाब लाहौल स्पीति के बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा नदी के नाम से जानता है। चिनाब को चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो चिनाब है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है। अब आता है रावी। रावी रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है, चिनाब की सहायक नदी है। चिनाब की सहायक नदी रावी है और चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सिंधु। अब आता है ब्यास। ब्यास रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है, यानी कि 4000 मीटर की ऊंचाई से। कुल्लू जिले में इस घाटी को कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है। यह सतलज नदी के हरिके के निकट मिल जाती है, सतलज नदी से मिल जाती है ब्यास नदी, इसके बारे में ध्यान रखना है। अब आते हैं सतलुज। सतलुज नदी तिब्बत में स्थित राकसताल झील से निकलती है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 4555 मीटर। इसकी सहायक नदी है स्पीति, ब्यास, राइट साइड की नदी है स्पीति और ब्यास। इस पर भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया है, इसके पीछे गोविंद सागर जलाशय है। तो सवाल बनता है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो ये आपका सतलज नदी पर, सतलज नदी पर भाखड़ा बांगल बांध है। अगला है गंगा नदी। गंगा उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट से गंगोत्री हिमनद से निकलती है। दाहिने से यमुना व सोन, बाएं से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये नदियां हैं इसकी सहायक नदी। देवप्रयाग के ऊपरी इसे भागीरथी कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के पश्चात गंगा के नाम से जाना जाता है, गंगा के नाम से जानी जाती है। हरिद्वार के निकट हिमालय को छोड़कर यह मैदान में उतरती है। भागीरथी
हुगली पश्चिम बंगाल में इसकी पश्चिमी शाखा का नाम है। भागीरथी हुगली पश्चिम बंगाल में इसकी पश्चिमी शाखा का नाम है। हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी, कानपुर और पटना नगर इसके तट पर अवस्थित है। इन तटों को, नगरों को याद करना है जो गंगा नदी के तट पे। हरिद्वार हो गया, प्रयाग हो गया, वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, पटना हो गया। यह एक पूर्ववर्ती नदी भी है। गंगा क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। अब देखते हैं आगे। आगे है यमुना। यमुना जो नदी है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इसका उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है। चंबल, सिंध, बेतवा के ये ऊपर भी हमने बताया था दाएं किनारे की नदी है, जबकि हिंडन, रिंड, सेंगर, वरुणा यह बाएं किनारे की नदी है। दिल्ली व मथुरा आगरा इसके तट पर स्थित है। दिल्ली, मथुरा और आगरा इसके तट पर स्थित है। रामगंगा नदी। रामगंगा नदी गढ़वाल हिमालय से निकलती है। इसका विशेषता है कनौज के निकट गंगा में मिल जाती है। घाघरा नदी कहाँ मिल जाती है? तो यहाँ गंगा में। आगे है शारदा नदी। शारदा नदी कुमाऊं के पूर्वी भाग में मिलाम हिमनद से निकलती है। धर्मा, लीशण, पूर्वी रामगंगा इसकी सहायक नदी है। शारदा नदी बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, याद रखिएगा अच्छे से। इसे काली, सरयू, गौरी गंगा के भी नाम से जाना जाता है। ये 3 अन्य नाम याद रखना है, काली, सरयू और गौरी गंगा। यह बरहम घाट के निकट घाघरा में मिल जाती है। बरहम घाट के निकट घाघरा में। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। काली गंडक और त्रिशूल गंगा इसकी सहायक नदी है। सोनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। घाघरा की तरह यह भी अपना मार्ग परिवर्तित करती है। मार्ग परिवर्तित करने के लिए कोसी के बाद घाघरा, ये गंडक नदी भी है। नेपाल में इसे शालिग्रामी या नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। कभी कभी बिहार में पूछा गया है कि गंडक नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका शालिग्रामी या नारायणी नदी के नाम से। तो ये इम्पोर्टेंट है बिहार पीसीएस या एईडीओ के लिए। चंबल विंध्याचल पर्वत से होकर निकलती है। काली, सिंध, पार्वती, बनास, शिप्रा इसकी सहायक नदी है। इसकी घाटी में गहरे कंदरे पाए जाते हैं। सोन नदी देखिए काफी इम्पोर्टेंट है। अमरकंटक के पठार से निकलती नदी है। रिहंद, कुन्नड़ इसकी सहायक नदी है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। पटना के निकट गंगा में मिल जाती है सोन नदी। ये भी पूछता है बिहार में सवाल बनता है कि सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो सोन नदी गंगा में पटना के निकट मिल जाती है, तो ये ध्यान रखना है। अगला है कि महानंदा नदी। महानंदा नदी दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है महानंदा नदी और पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि बाएं तट पर मिलने वाली गंगा से अंतिम सहायक नदी कौन है, तो वो है आपका महानंदा। ये विशेषता काफी इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आता है फेमस यानी कि कोसी नदी। कोसी नदी पूर्वी नेपाल से निकलती है। अरुण, सुनकोशी और तुमुर इसकी सहायक नदियां हैं। ऊपरी भाग में इसे अरुण के नाम से जानते हैं। यह नदी अपना मार्ग बदलती रहती है, तो ये ध्यान रखना है कि अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है बिहार में बाढ़ के लिए। अब है अगला ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट छियमयुंगडुंग हिमनद से निकलती है। छियमयुंगडुंग हिमनद जो है ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से निकलती है। इसकी सहायक नदियां सुबनसिरी, बरेली, तीस्ता, आमो, कामेंग एवं मानस। ये दाहिने तट की नदी है और बाएं तट में दिबांग, सिकांग, लोहित, दिहांग, धनसिरी और कोपिली ये बाएं किनारे की नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी में, इसको हमने पार्ट 1 में भी कवर किया है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी से लेकर डिब्रूगढ़ तक 1280 किलोमीटर की दूरी तक यह नदी नौगम्य है। 1280 किलोमीटर ये नदी ध्यान रखना है, 1280 किलोमीटर नदी नौगम्य है। अगला है दामोदर। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कोनार, जमुनिया और बराकर ये इसकी सहायक नदी है। कोनार, जमुनिया, बराकर। यह नदी बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। बंगाल में नदियों को आप लोग चाहे तो 2x पर लगाकर भी रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि नदियों काफी इंपॉर्टेंट है हर परीक्षा के लिए। हर परीक्षा में पूछा ही जाता है नदियों के बारे में। अगला देखते हैं नर्मदा से। ये देखिए नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। एक और नदी बताए थे जो अमरकंटक के पठार से निकलती है, वो है सोन। इसकी सहायक नदी है उत्तर में हिरण, बारना, दक्षिण से दूधी, तवा, शेर और चक्कर। ये सहायक नदी है नर्मदा की। आते हैं दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा, धुआंधार आदि जलप्रपात इस पर स्थित है।
नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपातों का नाम क्या है? तो दुग्धधारा है, सहस्त्रधारा है, धुआंधार है। भड़ौच के निकट एस्चुरी का निर्माण करती है। इसके बारे में हमने बताया था कि जो पश्चिम की ओर नदियां बहती है वो एस्चुरी का निर्माण करती है, जो पूरब की ओर नदी बहती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। और नर्मदा और तापी के बीच में एक बात बताया था कि ये नदियां भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। आगे देखते हैं, यह नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। देखिए इसमें आया है कि विंध्य और सतपुड़ा जो पर्वत है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत उसके बीच होकर बहती है। अगर पर्वतों के बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो इसका इसी वीडियो के नीचे लिंक है, उस पर आप लोग पार्ट 1, 2 करके उसमें देख सकते हैं। पर्वतों को काफी हमने अच्छे से सीरीज वाइज दर्शाया है, सजाया है। आगे है तापी नदी या ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का मुलतई नामक स्थान पूर्णा, गिरना, पंजरा, बोरी, बागुर, अरुणावती, मुरना ये सहायक नदी है। सतपुड़ा एवं अजंता श्रेणी के बीच स्थित दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती है। एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण करती है यानी कि पश्चिम की ओर बहती है। यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। सूरत इसके तट पर है। सूरत किसके तट पर है? तो तापी नदी के। अब आता है लूनी नदी। लूनी नदी अरावली श्रेणी से निकलती है। बंडी, सुकरी और चवाई इसकी सहायक नदी है। कच्छ की खाड़ी में गिरती है। बालटोरा के नीचे इसका जल खारा है। यह ऐतिहासिक घगर हाकरा का दक्षिणी हिस्सा हो सकती है। जो सिंधु नदी घाटी के समय का था, घगर हाकरा पार्ट, उस समय से इसको जोड़ा जाता है। अगला है साबरमती नदी। साबरमती नदी राजस्थान में अरावली श्रेणी से निकलती है। मेसवा, वक्कल, सेई और हथमती इसकी सहायक नदी है। यह नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। अहमदाबाद इसी नदी के किनारे है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो साबरमती। अब आता है महानदी। मध्य प्रदेश में सिहावा श्रेणी से निकलती है। शिवनाथ, हंसदेव, ऊंग और तेल इसकी सहायक नदियों में है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व कटक के निकट यह बड़ा डेल्टा बनाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ही बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है महानदी। अगला है ब्राह्मणी नदी। छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। यह नदी कोयल एवं शंख नदियों से मिलकर बनी होती है। कोयल और शंख नदी से मिलकर बनी है कौन? ब्राह्मणी नदी। राउरकेला इसी नदी के तट पर स्थित है। राउरकेला। अगला है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी यानी कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसकी सहायक नदी कोई नहीं है अभी। इसका विशेषता है कि जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बीपीएससी पूछ चुका है सवाल इससे कि जमशेदपुर जो है किस नदी के तट पर है, तो जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। तो जो भी नदियां हम बता रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोगों को इसी को रिवीजन करना है। अगर इतना रिवीजन करके चले जाते हैं तो नदियों से पूछा जाने वाला सवाल आपका गलत नहीं होगा। अगला है गोदावरी नदी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दक्षिण में। गोदावरी नदी पश्चिमी तट के पर्वत में नासिक के जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी इसकी सहायक नदी याद कर लीजिए, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, पेंच, प्राणहिता, धरना, सबरी। बाएं तट की नदी है मंजरा, प्रवरा, मूला, मानेर। ये दाएं तट की नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। इस बार पूछा गया था कि किसका 71वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि किस नदी तंत्र का प्रवाह क्षेत्र या कैचमेंट एरिया ज्यादा है, दूसरा या तीसरा, ऐसे कुछ पूछा गया था। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है किस नदी को? तो गोदावरी नदी। अगला है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी इसकी सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे महानदी बनाती थी एक बड़ा डेल्टा, वैसे ही कृष्णा नदी भी डेल्टा बनाती है। इसका डेल्टा गोदावरी डेल्टा से मिल गया है। गोदावरी डेल्टा जो इससे बनता है गोदावरी नदी से, इससे मिल गया है। अब आते हैं कावेरी नदी के बारे में। जो कावेरी नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलती है। कुर्ग जिला कर्नाटक में। कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदी में हेमवती, शीशमा, काबिनी, भवानी, नोइल, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ ये नदियां हैं सहायक। इसे ग्रीष्म एवं शीत ऋतु दोनों से ऋतुओं में ही वर्षा का जल प्राप्त होता है, अतः इसमें लगभग साल भर जल रहता है। इस ऐसी जगह पर स्थित है ये कि इसे साल भर मतलब कि शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में भी जल प्राप्त होते रहता है। श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम इसी नदी को महत्वपूर्ण
इसी नदी के दो महत्वपूर्ण द्वीप भी है। कौन कौन द्वीप है? तो श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम। ये द्वीप का नाम याद कर लीजिएगा, कभी सवाल पूछ दिया जाए तो आप लोग सही कर लेंगे। श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम किस नदी के दो द्वीप है? तो ये है आपके कावेरी नदी के। काफी ध्यान देना है। यह नदी शिव समुद्र नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। प्रसिद्ध जलप्रपात शिव समुद्र किस नदी के तट पर है? तो वो है आपके कावेरी नदी के तट पर। तो इस नदियों के बारे में हमने देखा, जो पूर्वी नदी थी, पश्चिमी नदी थी, हिमालय की नदियां जो थी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां थी, साथ साथ जो सिंधु नदी तंत्र था, गंगा नदी तंत्र था और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था, उसके बारे में देख लिया हमने। अब आगे आते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है वो है आपका नदियों के संगम। नदियों के संगम से जो बनता है क्षेत्र, उसके बारे में बनता है सवाल आपसे। देखिए, गंगा तंत्र में निर्मित विविध प्रयाग। प्रयाग के बारे में पंच प्रयाग आप लोग सुने ही होंगे। पंच प्रयाग तो उनके बारे में देख लेते हैं। सवाल यहाँ से बनता है काफी, जैसे इस बार भी बना था, अलकनंदा और मंदाकिनी से मिलकर कौन सा प्रयाग बनता है? 71वीं बीपीएससी का सवाल है। 71वीं बीपीएससी में सवाल हुआ है। तो आप लोग जो हम पढ़ा रहे हैं कंटेंट, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि कंटेंट अच्छा है तो आप लोग दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए और लगातार इसको देखते रहिए, काफ़ी फायदा होगा हर बीपीएससी के एग्जाम में। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग यानी कि धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से बनता है विष्णु प्रयाग। इसका सीरीज भी याद रखना है, विष्णु प्रयाग से लेकर के प्रयाग जंक्शन तक, यानी कि प्रयाग तक। उत्तराखंड के चमोली जिले में कर्णप्रयाग पिंडार और अलकनंदा नदी के मिलने से बनती है। पिंडार और अलकनंदा। उत्तराखंड के चमोली जिले में रुद्रप्रयाग कौन है? तो रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के मिलने से बनता है रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा। देवप्रयाग, देवप्रयाग में है भागीरथी और अलकनंदा। यही सवाल पूछा गया था बीपीएससी 71वीं में। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? तो देवप्रयाग है। अगला है प्रयाग, गंगा और यमुना है। यमुना मिलती है यहाँ इलाहाबाद जिले में, उत्तर प्रदेश के, तो इसको प्रयाग बोलते हैं। आगे है कि ब्रह्मपुत्र के विविध नाम क्या क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसके विविध नाम यानी कि अन्य नाम क्या क्या है? तो देखिए, सांगपो, सांगपो तिब्बत में बोलते हैं, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र असम में, जमुना उत्तरी बांग्लादेश में, पद्मा बोलते हैं मध्य बांग्लादेश में, और मेघना बोलते हैं दक्षिणी बांग्लादेश में। तो ये ब्रह्मपुत्र नदियों के विविध नाम हो गए। अब आते हैं अंतःस्थलीय अपवाह, और इन नदियों के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। तो इन नदियों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी किस किस टाइप की नदियां होती हैं। तो देखिए, अंतःस्थलीय अपवाह के बारे में पहले समझते हैं क्या होता है। तो अंतःस्थलीय अपवाह के अंतर्गत नदियां सागर में नहीं गिरती हैं, बल्कि स्थलीय क्षेत्र में ही उनका मुहाना होता है। स्थल में ही, जैसे रेत जो बताया था राजस्थान में, वही यहाँ लिखा भी है कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र लद्दाख के अक्साई झील, पूर्वोत्तर में लोकटक झील, अंतःस्थलीय अपवाह प्रतिरूप देखा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिए। अगला है अपकेंद्रीय अपवाह। जब नदियां उच्च भूमि से निकल करके चारों ओर प्रवाहित होती है तो उसको अपकेंद्रीय प्रवाह कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट हो गया, यहाँ से इधर गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये नदी अगर ऐसे बहती है तो अपकेंद्रीय प्रवाह है। अमरकंटक पठार से का उदाहरण है। अमरकंटक पठार से जैसे सोन नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई, तो जैसे निकलती है उसको अपकेंद्रीय अपवाह के नाम से जानेंगे। आगे है, आगे देख लेते हैं और कौन सा अपवाह है। नदियों का अपवाह प्रतिरूप, जो नदी का अपवाह प्रतिरूप है, इसको देख लेते हैं। एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित दिशा में एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती है, जो कि उस क्षेत्र की भूमि के ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं तथा अंतःस्थल संरचना पर आधारित होता है। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। जैसे उत्तरी मैदान की नदियां, जैसे उत्तरी मैदान की नदियां क्या है कि उत्तरी मैदान ये ऐसे 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 वैसे गिरते रहती है, तो ये वृक्षाकार प्रतिरूप हो गया। जब नदियां किसी पर्वत से निकल करके सभी दिशाओं में बहती है तो उसे अरीय प्रतिरूप कहते हैं। जब नदी किसी पर्वत से निकलती है तो सभी दिशाओं में जब बहती है तो उसे रेडिकल पैटर्न, अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां अपवाह प्रतिरूप का अच्छा उदाहरण है। अब आते हैं आगे, देखते हैं कि जब मुख्य नदी एक दूसरे के समानांतर, जब मुख्य नदी
एक दूसरे के समानांतर बहती हो तथा सहायक नदियां उनसे संपूर्ण पराकर मिलती है तो ऐसे प्रतिरूप को क्या बोलते हैं? जालीनुमा प्रतिरूप। जैसे मान लीजिए एक नदी यहाँ से बह रही है और एक नदी जाकर के यहाँ मिल जाती है, इसकी सहायक नदी एक यहाँ मिल जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जालीनुमा प्रतिरूप। और इसकी सहायक नदी यहाँ मिल गई, इसकी सहायक नदी यहाँ मिल गई, तो ये जालीनुमा प्रतिरूप हो गया। छोटा नागपुर पठार विंध्याचल पर्वत पर बहने वाली नदियां इस प्रतिरूप का उदाहरण है। जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील में विसर्जित होती हैं, जैसे चारों ओर से आ रही है नदियां, ये मान लीजिए झील हो गया, और यहाँ से निकली, यहाँ से आके इधर से जाके मिल गई, इधर से जाके मिल गई, इधर से जाके मिल गई, ऐसे अगर बहता है तो इस अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहा जाता है। एक था अपकेंद्रीय प्रवाह, एक है अभिकेंद्रीय। राजस्थान व गुजरात की वे नदियां इस प्रतिरूप का उदाहरण है जो झील या पलाया में विसर्जित हो जाती है। तो ये नदियों के कौन कौन से प्रकार हैं इसके बारे में हमने देखा। अब थोड़ा देख लेते हैं हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना छोटे से संबंधों में। देखिए यहाँ दिया है हिमालयी प्रायद्वीपीय नदी की तुलना। आधार क्या है? हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। आधार है उद्गम स्थल, उद्गम स्थल हिमालय पर्वत से होता है हिमालय का, और प्रायद्वीपीय पठार व मध्य उच्च भूमि से होता है। इस शॉर्ट नोट्स की टाइप में आप लोगों को काम करेगा काफी एग्जाम में रिवीजन के लिए। प्रवाह प्रवृत्ति क्या है? तो ये 12मासी जल रहता है, इसमें मौसमी रहता है। अपवाह का प्रकार है पूर्ववर्ती नदी व अनुवर्ती नदी। मैदानी भाग में वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करती है। अनुवर्ती पुनर्नियुक्त नदियां, और ये वह आयताकार प्रतिरूप निर्माण करती है। और थोड़ा देखते हैं क्या है इसमें। नदी का प्रकृति क्या है? तो नदी का प्रकृति है यहाँ पर लंबा मार्ग, अभिशीर्ष, अपरदन व नदी अपहरण, मैदानों में जलमार्ग बदलना तथा विसर्ग बनाना, ये हिमालयी नदी की विशेषता है। और प्रायद्वीपीय नदी है सुसमायोजित घाटियों के साथ छोटे, सीधे व निश्चित मार्ग का अनुसरण करती है। जल ग्रहण क्षेत्र क्या है? बड़ी द्रोणी में है इसका, हिमालयी नदी का। और जो प्रायद्वीपीय नदी उसका अपेक्षाकृत छोटा द्रोणी है। नदी की आयु देख लेते हैं तो युवा अवस्था में बहती है हिमालयी नदियां, क्रियाशील है, वह घाटियों को गहरा करती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ नदियां हैं, काफी पुरानी है, जो अपने आधार तल तक जा पहुंची है। तो ये हमने आज नदियों के बारे में पढ़ा। आगे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो प्रमुख झील के बारे में, झील के बारे में पढ़ेंगे, फिर जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 5 में। तो आज पार्ट 4 के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले सीरीज में झीलों के बारे में पढ़ेंगे और इसके भारतीय मानसून के बारे में भी, जलवायु के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।